अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। पाक भारत ताल्लुकात की जब भी हम बात करते हैं तो एक कलीदी मसला दहशतगर्दी का आता है, एक सावर स्पॉट दहशतगर्दी बना होता है। इसी के ऊपर बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि पाकिस्तान की तरफ से एक सिफारती मिशन भी हेड कर रहे हैं, अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने एक तजवीज़ दी है। वो समझते हैं कि दोनों मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज यानी रॉ और ISI अगर मिलकर काम करें, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, तो दहशतगर्दी के मसले के ऊपर काबू पाया जा सकता है या इसको कम किया जा सकता है। अब ये बिलावल साहब की तजवीज़ बड़ी दिलचस्प है, इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शशि थरूर साहब, जो कि बिलावल साहब के एक तरह से काउंटर पार्ट हैं इस वक्त, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो सिफारती मिशन या वफ्द है वो उसको शशि थरूर हेड कर रहे हैं। उन्होंने बिलावल की इस तजवीज़, जनरली उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि बुरी नहीं है तजवीज़, लेकिन एक शर्त रखी उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी के खिलाफ अगर कार्रवाई हो तो फिर इसके ऊपर बात हो सकती है। ये पहली बार नहीं है कि दहशतगर्दी का मामला या इसके ऊपर बातचीत की बात निकली है। आपको पता है जब पहलगाम के बाद सारी की सारी रिफ्ट हुई, उसके बाद जब मोदी ने पहला खिताब किया अपनी कौम से, उसमें भी दहशतगर्दी का मसला आया और यहाँ तक कह दिया मोदी ने कि दहशतगर्दी के ऊपर बात हो सकती है। अब ये जो तजवीज़ आई है सामने बिलावल की तरफ से इंटेलिजेंस शेयरिंग की, ये किस हद तक काबिल अमल है, इसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। दुनिया के अगर मॉडल्स देखें तो बड़ी फेमस और बड़ी एक पुरानी इंटेलिजेंस शेयरिंग की हमें मिसाल नज़र आती है, 5 आइज़, जिसमें बड़े बड़े ममालिक अमरीका, बरतानिया, जो इनिशियली उनके दरमियान माहिदा था, उसके बाद इसमें शामिल होते गए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिर ये 5 आइज़ एक्सपैंड होकर 9 और 14 आइज़ तक चले गए। और इसमें UK, अमेरिका के साथ साथ कनाडा के साथ साथ जो यूरोपीय ममालिक हैं वो भी शामिल होते चले गए। अब इसको सक्सेसफुल मिसाल के तौर पे कहा तो जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान में ये जो मामला है शेयरिंग का, इसमें बहुत से मुहरकात हैं, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको डिस्कस करना और खातिर में रखना बड़ा ज़रूरी है। तो वही सब कुछ आज हम गौर करते हैं इसके ऊपर। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए सलीम साफ़ी साहब, सुहेल बड़ायत साहब, उमर चीमा साहब और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ हैं। और शुरू यहाँ से करते हैं गुफ्तगू कि ये जो पाकिस्तान भारत के दरमियान इंटेलिजेंस इश्तराक की तजवीज़ दी गई है, क्या ये मुमकिन है? सुहेल साहब, आपकी क्या राय है? इस तरह की जो हमने मिसालें देखी हैं उसमें एक अहम जुज़्व होता है नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ओवरसाइट, यानी किसी भी किस्म की सियासत से बालातर हो। पाकिस्तान भारत और ख़ासकर भारत की तरफ से जो सारा का सारी कशीदगी होती है उसमें तो होती इंटरनल पॉलिटिक्स भारत की इन्वॉल्व है। क्या समझते हैं ये मॉडल या तजवीज़ वर्क कर सकती है? देखिए, पहली तो बात यह है कि ये तजवीज़ डेफिनेटली काबिल अमल है, मुमकिन है, लेकिन पहले इस तस्वुर को ख़त्म करना होगा कि हम अज़ली दुश्मन हैं और अज़ली दुश्मन रहेंगे। अगर तो इस तासर को या हम ये दोनों मुल्क ये तय कर लें कि हम नेबर हैं और हमारे ये जो नेबरहुड है या हमसायगी है या पड़ोसी होना, ये ख़त्म नहीं हो सकता और ये हमने हमेशा रहना है। और अगर हमने अमन करना है, पैदा करना है और बकाए बाहमी जो है उस पर अमल करना है, तो फिर हमें जिस तरह यूरोप के मुल्कों की लड़ाइयाँ थी अल्टीमेटली उन्होंने ख़त्म की, यही जो इंग्लैंड और फ्रांस थे इनकी 100 साल जंग जो है वो ज़रबुल मिसल है, तो लेकिन ख़त्म हो गया। तो अब बुनियादी बात यह है कि अगर आप पठानकोट वाक़े पे वापस चले जाएं तो उस वक़्त आप याद करें कि क्या हुआ था। पठानकोट वाक़े पे ये हुआ था कि मोदी साहब ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि ये वाक़या हुआ है और इस पे अगर आप एक्शन लेंगे तो फिर हम जवाब नहीं देते। चुनांचे मियां नवाज शरीफ ने वादा किया, उन्होंने उस पठानकोट वाक़े की इंक्वायरी करवाई, अपनी फ़ौज के साथ भी बात की, उस वक़्त की जो फ़ौजी क़यादत थी, और बिल आखिर वो एक इंक्वायरी करने में कामयाब हो गए जिसमें हमारा इंटरनल गलतियां भी सामने आई। और लेकिन वो ज़ाहिर है उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी ख़त्म हो गई और शायद उस वक्त की मुक़्तदरा जो थी और लीडरशिप, उसने भी उसको नहीं माना उनकी रिपोर्ट को और वो कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ गया। तो पहली तो बात यह है कि क्या पाकिस्तान की जो इस वक्त हैयत मुक़्तदरा है यानी सियासत और फौज दोनों जो हाइब्रिड निज़ाम है, क्या ये उनकी मर्जी से तजवीज़ दी गई है? अगर तो ये मर्जी से तजवीज़ दी गई है
तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ये काबिल अमल है। और अल्टीमेटली अगर आपके डीजीएमओज हर लड़ाई के मौके पर आप बात करते हैं तो आपके इंटेलिजेंस हेड बात करें। इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक तो ये है कि चलो जी, एक इंडिया इल्जाम लगाता है कि ये पाकिस्तान ने किया, हम इल्जाम लगाते हैं कि इस चीज के पीछे इंडिया है। फर्ज कर लें कि इसके पीछे कोई तीसरा कोई और हो, हम्म। तो उसको कैसे चेक किया जाए? ये तो ठीक है, हमें पता है कि इंडिया ने फलां 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 चीजों के पीछे है। वो कहते हैं आप फलां फलां वाकयात के पीछे हैं। हो सकता है कोई तीसरा हो, मुझे तो लगता है कि कोई तीसरा है जो अच्छा। शरारत भी करता है। ठीक है। और तो और ताकि उस तीसरे को रोका जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे याद है कि फील्ड मार्शल मोंटगोमरी से 1965 में ये जो सिर्फ ये जो वहाँ पे चैनल बना है जिसको इंग्लिश चैनल कहते हैं, हम्म। जो इंग्लैंड और फ्रांस को मिलाता है, हम्म। तो उससे पूछा गया कि जनाब जनरल साहब, फील्ड मार्शल साहब, ये बताएं कि क्या फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान अगर इंग्लिश चैनल बना दें तो कैसा रहेगा? तो फील्ड मार्शल ने अपने तजर्बे की बुनियाद पे कहा, ये फ्रेंच आर वेरी ट्रेचरस, they will hide in the dark of night हम्म। and will attack England in the morning। हम्म। लेकिन आप देखें कि 1980 से वो इंग्लिश चैनल बन गया है, ना कभी फ्रांस ने अटैक किया है ना इंग्लैंड ने किया है। ये चीजें तारीख में जो है, अगर तो आप पॉजिटिव चलें तो क्यों नहीं दो अच्छे हमसाए बन सकते हम, और क्यों नहीं हम रास्ते खोल सकते, और क्यों नहीं इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकते। आज हमें शायद ये नामुमकिन लगे हम्म। हमारे जहनों के मुताबिक, लेकिन मुस्तकबिल तो यही है। अगर हमने सरवाइव करना है तो इसी तरह करना हो। हम्म। उमर चीमा साहब, जहां सुहेल साहब जो बात कर रहे हैं, जो होप दिला रहे हैं, वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन क्या आपको लगता है ये ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक होता हुआ नज़र आ रहा है? सुहेल साहब बड़े ऑप्टिमिस्ट इंसान हैं, और मुझे अच्छा लगता है ये जो बातें कर रहे हैं। आई विश के ये हकीकत में तब्दील हो पाए। जो एक यूरोपियन कंट्रीज़ का और हमारे में एक सोचने में फ़र्क है, हम्म। वो हमारे लोगों की ह्यूमन डेवलपमेंट्स में भी नज़र आता है कि हम कितना पीछे रह गए हैं। इंडिया अगरचे चौथी बड़ी एक मुआशी ताकत बन गया, लेकिन ओवरऑल उनका अभी भी को 80 करोड़ लोग जो हैं वो उनकी फूड स्टैम्प्स पर चल रहे हैं, या आप समझें कि जैसे उधर का जो बेनजीर इनकम सपोर्ट वर्जन है उस पर चल रहे हैं। तो अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो दोनों मुल्कों को फ़ायदा है। ये होने चाहिए। लेकिन ये जिस तरह आपने एग्जांपल दी ना, जो एक फाइव आइज़ की, हमारे साथ उनका मुवाजना बनता नहीं है। वो सारे एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज थे, यानी कि जिधर एक ही तरह के लोग जो हैं वो आगे मुख्तलिफ जगह पे एंग्लो सैक्सन जो हैं वो हम्म। आबाद भी थे, और उनका आपस में कोई एज सच क्लैश भी नहीं था। कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट था, कोई एक दूसरे के साथ उनकी लड़ाई या राइवलरी उस तरह थी नहीं। इवन बाद में जो यूरोपियन जो हैं उनको इन्वॉल्व किया, और जो हम्म। स्नोडन लीक्स आई तो उसमें हमें पता चला कि अमेरिका वाले जो हैं अपने कई जो यूरोपियन इत्तेहादी हैं उनकी भी वो उनकी टैपिंग वगैरह कर रहे थे, तो एक दरमियान में मिसट्रस्ट आया। लेकिन जो एक अमेरिका का जो एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसका यूरोप को बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहा कि कोई टेररिज्म के हवाले से उनको पेशगी इतला मिल जाती थी। हमारे कंटेक्स्ट में जो बात बिलावल ने की है, ये बात तो बहुत अच्छी है और इस पे डिस्कशन होते रहनी चाहिए। लेकिन यही है कि ओवरऑल जो एक वोलेटिलिटी है हमारे रिलेशनशिप की, कि बहुत इस तरह लगता है कि जैसे हम ना मिलते मिलते फिर दूर हो जाते हैं। कश्मीर पर कितनी दफ़ा बात चली, लेकिन फिर हम वापस जो है वो एक ज़ीरो पॉइंट पर आ जाते हैं। तो अगर तो ये दोनों एजेंसियां मिल जाएं तो मेरा ख्याल है कि इधर दहशतगर्दी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। यानी कि ज़्यादातर जो मसाइल हैं हमारे एक दूसरे के पैदा करते हैं। आई डोंट थिंक कि इधर कोई थर्ड कंट्री भी इन्वॉल्व होगा। तो अगर ये दोनों मिल जाएं तो फिर ये हमारी टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। और ओवरऑल ये एक अच्छा ड्रीम है, यानी कि मैं तो इसको भी ये स्टेटस पर जो उसकी प्रेजेंट पोजीशन है या जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात हैं उसमें ये एक ख्वाब लगता है। अल्लाह करे कि ये ख्वाब हकीकत में बदल जाए। लेकिन अगर हम अपनी एक तारीख देखें, दोनों ममालिक देखें, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के मसाइल हैं, इंडिया के भी बहुत सारे मसाइल हैं। उन्होंने जो इतना, अगर वो अमन पसंद है तो आपने जो बाकी
सार्क कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज, उनको जिस हाल में उसने रखा है या जिस तरह की उसकी नेचर ऑफ रिलेशनशिप है, उससे अंदाजा हो जाता है कि इतने जो उनके भी एक बड़ा एक हेजिमोनेटिक किस्म का एक एटीट्यूड है अपने जो हमसाए हैं उनके साथ। तो पाकिस्तान जो है यानी कि वो उसको चीज़ को रजिस्ट भी करता है। तो अच्छी बात है अगर ये मामला ठीक हो जाए, और ये इंडिया के अपने फ़ायदे में है। शायद पाकिस्तान से भी ज़्यादा इंडिया को इसका फ़ायदा है कि अगर वो ताल्लुकात ठीक करता है तो जिस तरह उनका एक अपना एक प्रॉस्पेरिटी का सफ़र है, वो चौथी बड़ी पावर बन गया, हो सकता है तीसरी बड़ी बन जाए, हो सकता है दूसरी बड़ी बन जाए, तो उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। और पाकिस्तान को भी ब्रेक चाहिए। पाकिस्तान जो है कभी इंडिया के साथ टेंशन में फंसा होता है, कभी अफगानिस्तान के साथ फंसा होता है, और इस वजह से और प्लस जो हमारी एक इंस्टेबिलिटी होती है पॉलिटिकली, उस वजह से हमारी डायरेक्शन तय नहीं होती। और अगर इंडिया के साथ हमारे मामला ठीक हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम जो है इकोनॉमिकली ग्रो कर सकते हैं। सलीम साफी साहब, आप क्या समझते हैं? नंबर 1, बिलावल की ये बात करने की वजह क्या थी? क्या कोई थॉट आउट प्लान है जिसको बिलावल साहब ने अल्फाज में उतारा है, या फिर आप समझते हैं बस ऑफ द कफ एक रिमार्क था? नहीं, बिलावल साहब ने अच्छा किया है और एक अच्छी तजवीज़ दी है और एक अच्छा और गोल कर दिया है जो पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल गोल हो रहे हैं। तो ये भी एक गोल है। जिस तरह के शहबाज शरीफ ने जंग से पहले ये तजवीज़ दी थी कि किसी तीसरे फरीक से सालिस से तहकीकात करवाए, तो ये भी उसी तरह की तजवीज़ है, हमारी पोजीशन को बेहतर करता है। तो बिलावल साहब ने अपनी तरफ से तजवीज़ तो अच्छी दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तजवीज़ को इंडिया मानेगा और क्या इसके लिए एनवायरनमेंट इस वक्त साजगार है? मेरे ख्याल में इन दोनों सवालों का जवाब नफ़ी में है, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि पहले एक तो जो सुहेल वड़ाई साहब ने फरमाया शुरू में कि वो ख्वाहिश होनी चाहिए कि दो पड़ोसियों को जो एक दूसरे के साथ पुरअमन रहने का है, और अभी इस वक्त उस ख्वाहिश का या उस रियलिटी का फुकदान नज़र आता है। और बिलखुसूस इंडिया का जो रवैया है वो तो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। ये तो जब मुज़ाकरात होंगे तो मुज़ाकरात में इसी तरह अच्छी तजावीज़ सामने आएंगी और उस पर अमल होगा। लेकिन अगर मुज़ाकरात ही नहीं हो रहे हैं तो फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग का और इन चीज़ों का होना वो मुश्किल नज़र आता है। अच्छा सर, बिलावल की ये बात करने की वजह आपको कोई थॉट आउट प्लान समझ में आती है, या ऐसे ही बस उन्होंने कह दिया, एक तजवीज़ दे दी? नहीं, पाकिस्तान ने माजी में भी ये किया है। मसलन मुंबई जब हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान ने ऑफर की थी इंडिया को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की, और दूसरी मरतबा पठानकोट का पाकिस्तान ने एक तरफा तौर पर कर ली थी। तो पाकिस्तान तो इस मामले में भी मेरे ख्याल में ये उनकी सोची समझी तजवीज़ है, और इसमें जो सुहेल साहब कह रहे थे शायद उसमें उनको मुक़्तदरा की तायद भी हासिल है, इसलिए उन्होंने ये तजवीज़ दी। सर नहीं, बट एक चीज़ तहकीकात करना, अलग चीज़ इस तरह पूरे नेटवर्क्स अपने जितनी भी आपकी इंटेलिजेंस मालूमात आती हैं उनको शेयर करना एक बिल्कुल अलग चीज़। डू यू थिंक हम दोनों ममालिक के अंदर वो ट्रस्ट, वो कोऑपरेशन का लेवल है या आ जाएगा? वो ट्रस्ट नहीं है इस वक्त, ना वो ट्रस्ट है, और वो ट्रस्ट जब नहीं है तो उसके ना होते हुए फिर कोऑपरेशन भी नहीं हो सकता। अच्छा फ़खर, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? इस वक्त क्या चल रहा है? ये बिलावल की तजवीज़ सुन के इस्लामाबाद के अंदर क्या फ़ज़ा है, क्या जनरली सेंटिमेंट है, ये भी बताइएगा। शुक्रिया अलीना। देखिए, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से तजवीज़ है, क्या इसको हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट का मैंडेट हासिल है इस तजवीज़ के हवाले से? दूसरा ये जो शशि थरूर साहब ने एक कंडीशन रखी है, जो शर्त रखी है इस तजवीज़ के हवाले से, और तीसरा ये कि वे फॉरवर्ड और क्या ये मुमकिन है भी या नहीं है। पहली बात जहाँ तक ये है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से ये तजवीज़ दी गई है, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत की तरफ से और मुक़्तदीरा दोनों की तरफ से ये ना सिर्फ ये कि मैं समझता हूँ कि इसकी
इजाज़त के साथ ही ये तजवीज़ ये पुट फॉरवर्ड की गई है, बल्कि उसके साथ साथ ये भी देखें कि हमने देख लिया है जो भारत और पाकिस्तान के माजी के जो पिछले क्लैशेस हुए हैं पिछली 1-2 दहाई में, कि हमने ड्रोन्स भी अटैक एक दूसरे के ऊपर इस्तेमाल कर लिए हैं, मिसाइल्स भी कर लिए हैं, जहाज़ों के ज़रिए भी। अब जो अगला एक स्टेप है वो एक एक्सट्रीम ही रह गया है, उसके अलावा तो नहीं है। और ये दोनों साइडों की जो क़यादत है उनको मैं समझता हूँ कि ये इसकी रियलाइजेशन भी है। अगर आप जनरल अनिल चौहान का इंटरव्यू देखें तो उसमें भी उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि जो कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान जो सबसे ज़्यादा रैशनल जो लोग होते हैं वो यूनिफॉर्म वाले होते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये रियलाइजेशन है पाकिस्तान की तरफ से, और इसी वजह से ही बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से ये तजवीज़ पेश की गई है कि एक जॉइंट या एक जो इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क या एक मैकेनिज़्म होना चाहिए। जहाँ तक बात है शशि थरूर साहब की तरफ से ये इस तजवीज़ के जवाब में कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करे तो उसके बाद बातचीत हो सकती है। देखें, ये दुनिया ने माना है, और जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से फैटफ की एक वो वापस आया है, उसकी वजह भी यही है कि जो जनरल बाजवा के दौर में और उसके साथ साथ जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उस टाइम DGISI थे, सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काम हुआ है ये उसी दौर में, और ये अब तक जारी है। और पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे काम किए हैं दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के हवाले से कि ना सिर्फ ये आप जो गोरे हैं या जो मगरबी जो ममालिक हैं उनको ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। यही वजह है कि आज जो पाकिस्तान का बयानिया है इस पहलगाम इंसिडेंट के बाद भी वो पाकिस्तान के बयानिए को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान ने कंक्रीट स्टेप्स लिए थे दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के हवाले से, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से, चाहे वो टेरर फाइनेंसिंग हो, दीगर जो इस तरह के इकदाम थे, इन सब में पाकिस्तान ने जो है वो काम किया है। और यही वजह है कि दुनिया ने उसको माना, फैटफ से जो ग्रे लिस्ट से भी निकाला, और अब पहलगाम में भी पाकिस्तान के जो बयानिया था उसको ये एक्सेप्ट किया गया है, इंडिया के बयानिए को तस्लीम नहीं किया गया। तीसरी बात यह है कि इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, क्या कोई ये मैकेनिज्म जो है काबिल अमल है भी या नहीं है। देखें, जो जिस तरह सुहेल वड़ाई साहब ने भी बात की थी कि जो DGMOs होते हैं उनका हॉटलाइन के जरिए रब्ता होता है, वो तो एक टेलीफोनिक रब्ता होता है। जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी होती है उनके आपस में ना सिर्फ ये कि कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात ये मुलाकातें और इस तरह के रवाबित जो हैं वो हमेशा से होते हैं। ऐसा नहीं होता गो कि ये सब लोगों को नज़र नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी ये राब्तों में रहते हैं। एक बात तो ये है, और दूसरा ये कि ये मुमकिन है या नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो सबसे बेस्ट जो एक सिनारियो है या जो पॉसिबल इसका आउटकम हो सकता है कि इस टाइम जो इंडिया के NSA हैं और पाकिस्तान के NSA हैं, दोनों का जो पाकिस्तान के हैं वो DGISI भी हैं, और उसके साथ साथ जो इंडिया के हैं NSA वो रॉ के भी पहले वो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये उसके ज़रिए एक कोई जॉइंट मैकेनिज़्म NSAs के थ्रू भी ये किया जा सकता है, और ये मुमकिन है, हो सकता है। लेकिन ये कि भारत की तरफ से ये बज़ाहिर इसकी इस तजवीज़ के ऊपर अमल दरामद होते हुए नज़र नहीं आ रहा, और उसकी वजह जो शशि थरूर साहब ये बात कर रहे हैं, जो एक उनका कंटिन्यूस जो एक बयानिया है कि दहशतगर्दी के ऊपर पाकिस्तान कंट्रोल करे उसके बाद ही वो किया जाएगा। तो ये पाकिस्तान की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी पूरे मैंडेट के साथ उन्होंने ये तजवीज़ दी है, और पाकिस्तान की तरफ से पहले भी जो है वो बातचीत और मुज़ाकरात की पेशकश बारहा की गई है, और ये भी अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की मैं समझता हूँ मैंडेट के साथ ही ये तजवीज़ वो सामने रखी गई है। फिर तो ये हो गया ना कि ठीक है, हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि होगा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि नामुमकिन है। देखें, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। मुज़ाकरात जब भी होते हैं कोई उसमें आप जो है वो हारते नहीं है, कोई भी दोनों फरीक जो होते हैं वो उसमें किसी की हार नहीं होती। हार होती है हमेशा लड़ाई में और जंग में होती है, किसी बातचीत या मुज़ाकरात में हार नहीं होती। ये इंडिया को समझने की ज़रूरत है कि बातचीत से ही तमाम मामलात का जो है वो हल निकल सकता है। अच्छा, सुहेल साहब के पास मैं वापस जाऊंगी, बिकॉज सुहेल साहब ने कहा कि ये हमें वापस इसी पे आना होगा, ये तो सभी कह रहे हैं, लेकिन सुहेल साहब सबको होता हुआ नहीं नज़र आता। सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं कि आपने जो यूरोपियन ममालिक की एग्जाम्पल दी, इतने इवॉल्व नहीं है अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये मैं इससे नहीं एग्री करता कि जहनी तौर पर हम कोई दुनिया से पीछे हैं। हो सकता है मुआशी तौर पर दुनिया से पीछे हों, लेकिन जो जहनी तरक्की के हवाले से या अमन की तलाश के हवाले से हम दुनिया में किसी से पीछे नहीं हैं। जो हमारा जो आप यूँ समझें कि जहनी सिलसिला है, अगर आप पूरी हमारी तारीख देखें, मेसोपोटामिया तक हम तजारत करते रहे हैं, इसी खित्ते के लोग
हम सारी दुनिया में अपनी जो है वो झंडे गाड़ते रहे हैं। क्या क्या चीज हमने दुनिया में सबसे पहले की है। तो ये देखिए एक वक्ती बात है। तो सवाल ये है कि यही पाकिस्तान, यही इंडिया जनरल मुशर्रफ के दौर में अगर आप याद करें तो आपस में रास्ते खुल गए थे। एक जॉइंट असेंबली की बात हो रही थी कश्मीर में, कश्मीरी आ जा रहे थे पाकिस्तान के अंदर, हमारे लोग वहां जा रहे थे। तो ये कितने साल पहले की बात है, अभी की बात है ना। तो फिर सवाल ये है कि अगर वो उस वक्त हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकता? यही सवाल लेके जाते हैं। जी 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 सर, मेरी कंप्लीट कर ले सर। मैं कहना ये चाहता हूँ कि पहले तो ये तय करना है कि क्या हमने जंगे करते रहना है या हमने अमन की तरफ जाना है। पहले तो जो विल है वो हमारी क्या है। सर आपको लगता है कि भारत को भी ये रियलाइजेशन है? भारत को तो ये रियलाइजेशन हमसे ज्यादा होनी चाहिए। हम तो कोई इस वक्त कमिटी ऑफ द नेशंस में कोई तीसरे चौथे मकाम पे लड़ नहीं रहे, ना कम्पीट कर रहे हैं। हम तो अपनी सर्वाइवल जो है बाइज्जत उसकी जंग लड़ रहे हैं। हमारी तो जंग सिर्फ बाइज्जत सर्वाइव। देखिए प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त इंडिया को ये मानना पड़ेगा नंबर वन कि हम जो 75 साल से, अब हमारा एक ही इश्यू है इंडिया के साथ, दैट इज कश्मीर, ठीक है, या दूसरा उसमें पिन्हा हेजेमनी है, ठीक है। तो इंडिया अगर अपने इस रवैये से तब्दीली कर ले तो हमारे और कौन से कॉन्फ्लिक्ट। सर ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फिर बात यहीं पे आके रुकती है ना कि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चाहे आप मोदी के बयान ले लें या फिर उनकी इंटरनल जिस तरह से सारी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं उसमें तो नफरत ही है। मैं ज़रा उमर चीमा साहब, सलीम साफ़ी साहब या फ़खर, क्योंकि तीनों की एक राय है, जो भी इसका जवाब देना चाहे या बात करना चाहे। मैं एक अलीना, देखें इसमें पहली बात यह है कि जो आज से 15-20 साल पहले भारतीय अवाम का जो माइंडसेट था वो और अब के जो भारतीय अवाम के माइंडसेट में बड़ी तब्दीली आ चुकी है। सोशल मीडिया के इमरजेंस, आरएसएस की जो है ओवरऑल जो डोमिनेंस की वजह से, फिर उसके साथ साथ जो लीडरशिप है वो बड़ा मैटर करती है। उस टाइम जो वाजपेयी साहब जैसे या इस तरह के जो मुदब्बिर सियासतदान थे वो चीज़ों की जो विजन के मुताबिक फ्यूचर क्या होगा वो उसके मुताबिक फैसला करते थे। जबकि आज का जो मोदी का आप देख लें, जितनी भी फैसला साजी है उनकी, वो एक पॉपुलिस्ट और इस हवाले से वो फैसला करते हैं और अपना जो एक उनका आरएसएस और इस तरह के जो इंतहा पसंद वोटर का माइंडसेट है उसको खुश करने के लिए तमाम तर फैसले करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो बेसिक डिफरेंस है ना होने की वजह जो है उसकी वो यही है कि जो लीडरशिप होती है जिसने फैसला करना है वो उस टाइम मुख्तलिफ थी और आज मुख्तलिफ है। और फिर उसके साथ साथ जो नफरत का लेवल था जो आज से 20 साल पहले भारतीय जो अवाम में था वो डिफरेंट था आज के मुकाबले में, क्योंकि अब तो मेन स्ट्रीम हो चुकी है, जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत है। जी कोई और कुछ कहना चाहेगा? मैं पहले सुहेल साहब से बात कर लूं। जी उमर। अलीना, एक तो जो डायलॉग की बात हो रही थी, आपको याद होगा कि हमारे एक साबिक आईएसआई चीफ और जो रा के साबिक चीफ से उन्होंने मिलकर किताब भी लिखी थी और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि जिसमें वो एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को अप्रिशिएट भी कर रहे थे और अपनी गलतियों का भी इकरार था। लेकिन ओवरऑल जो दोनों तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छी पजीराई नहीं हुई। उस एफर्ट को कोई इतनी कोई सताइश की नज़र से नहीं देखा गया। लेकिन ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए। जिधर इतने पुराने मसाइल हों, हम उनका ये भी तवक्को नहीं कर सकते कि कोई ओवरनाइट उसका सलूशन आ जाएगा और दरमियान में कई स्पॉइलर भी मौजूद होते हैं। इस तरह की तजावीज़ इस वजह से नहीं रोकनी चाहिए कि पता नहीं बैकफायर हो जाएं। अच्छा। ये तजावीज़ आनी चाहिए, इन पर डिस्कशन होते रहनी चाहिए और उम्मीद है कि किसी दिन जो है इनके हम कोई शायद हमारा भी कोई सर वो उम्मीद तो है। अच्छा सुहेल साहब से, क्योंकि वक्त बड़ा कम है, माजरत सुहेल साहब से पूछ लेते। सुहेल साहब, क्या आप भी यही फील करते हैं जैसा फ़खर ने कहा कि पहले के मुकाबले में अब नफरत ज़्यादा है, खासकर क्योंकि लीडरशिप अब वो नफरत बढ़ा रही है? देखिए ये तो फिर वही है ना कि अंडा पहले या मुर्गी। क्वेश्चन ये है कि भाई वो यहाँ हमारे यहाँ जो इंतहा पसंदी थी मजहबी, जिस तरह से उसने इंडिया को हिट किया उसी तरह हमें भी हिट किया। इसी तरह अब जो वहाँ हिंदुवता है वो सबसे पहले तो इंडिया को हिट कर रहा है, फिर हमें हिट कर रहा है। इंतहा पसंदी चाहे हमारी है चाहे इंडिया की है, ये दोनों गलत है। जब हम बेसिक्स पे जाएंगे तो कुछ हमारी गलतियां भी होंगी, कुछ उसकी गलतियां भी होंगी, लेकिन वो चूंकि
उसका रवैया हेजेमोनिक है और दूसरा उसका साइज बड़ा है। तो इसलिए हमारे लिए हमारे पास गुंजाइश कम है झुकने की, इंडिया के पास ज्यादा है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की मईशत, इंडिया का साइज, इंडिया की इंटरनेशनल जो पोजीशन है वो हमसे ज्यादा है और इसलिए इंडिया की स्टेक ज्यादा है। हमने तो फिर ये कहा कि आ जाओ भाई, फिर अगर सब कुछ गंवाना ही है तो फिर हमारा तो और तुम्हारा कुछ नहीं रहे। बिल्कुल सही। लेकिन ये रवैया है गलत, ये टोटली गलत है और अल्टीमेटली सैनिटी की तरफ ह्यूमैनिटी ने जाना है। सारी पूरी तारीख जो ह्यूमैनिटी की है वो जंगें भी हुई हैं, लेकिन लोग सैनिटी की तरफ जाते हैं। सर, सैनिटी सर सिंस वी आर ऑन द टॉपिक, एक और चीज़ जो बड़ी इस गर्दिश कर रही है मैं आपसे पूछना चाहूँगी। बिलावल भुट्टो ने आज एक स्टेटमेंट दी कि मोदी नेतन्याहू की एक चीप कॉपी है। इससे पहले भी मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कह चुके हैं। इसके ऊपर दो राय पाई जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा बिफिटिक रिप्लाई दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिलावल सिफारतकार बन के वहाँ पर गए हैं और सिफारती ज़बान में इस तरह के अल्फाज नहीं होते हैं। आपकी राय क्या है? नहीं, मेरा देखिए, पहले तो हमें पाकिस्तानी जो नैरेटिव है उसमें ये है कि शायद हम काफी अरसे से ये फील कर रहे हैं कि जो मोदी है उस के साथ हम ना वो हमने 10-11 साल से उसने हमें नज़रअंदाज किया है और हर सूरत में उसने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की है। तो शायद हम उसके साथ कोई बाइज्जत मुआहदा नहीं कर सकते। एक ये राय है जिसपे ज्यादातर लोग कन्विंस्ड हैं। अगरचे मेरी राय की कोई पजीराई नहीं है, मैं तो एक आजिज आदमी, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि इस वक्त जो मोदी गिर रहा है और उसकी वो जो शोहरत और वो मकबूलियत है उसको हरफ आया है, तो शायद उसके साथ एक गिरे हुए के साथ शायद कोई बातचीत करनी ज्यादा मुफीद होगी। लेकिन चूंकि जनरली हम तो डेमोक्रेट हैं, तो जनरली अक्सरियत की राय यही है कि मोदी के साथ बैठना जो है उससे पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा। और शायद बिलावल साहब भी इसी के कायल लगते हैं कि मोदी को हम अगर गिरा सकते हैं, चाहे इंडिया में भी कांग्रेस को फायदा हो जाए और इंटरनेशनली भी जो है हम मोदी की रेपुटेशन को गिराएं, तो शायद वो ये करना चाहते हैं। मेरी राय अगरचे दूसरी है। वेरी इंटरेस्टिंग सोहेल साहब, गो कि मैं इसके ऊपर मजीद बात भी करना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वक्त ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। हमारे तजियाकारों की आपने राय सुनी। 3 एनालिस्ट, अक्सरियत समझती है कि काबिल अमल नहीं है बिलावल की तजवीज़, लेकिन सोहेल साहब बड़ी कीनली इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कन्विक्शन के साथ कि काबिल अमल भी है, मुमकिन भी है और ऐसा ही होना चाहिए। विद दैट एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे उसके बाद। वेलकम बैक। सलीम साफ़ी साहब, ईरानी जौहरी मुमकिन मुआहदे से मुतल्लिक आपसे सवाल हो रहा है। पूछा गया है कि अमेरिका की पॉलिसी में कुछ तजाद नज़र आता है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम मुआहदा करेंगे जिसमें महदूद अफसुदगी के ऊपर कुछ ना कुछ शर्त तय पा जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ वो मुकम्मल खात्मे के ऊपर बात कर रहे हैं। आपके ख्याल में क्या ये रवैया अमेरिका का मुज़ाकरात को सबूताज कर सकता है? देखिए, अमेरिका के और ख़ुसूसन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनके पॉलिसियों में इस्तेहकाम नहीं होता, लेकिन मुज़ाकरात तभी कामयाब होंगे जबकि ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम और उसकी इजाज़त होगी। उससे कम ईरान किसी चीज़ पे नहीं मानेगा। और अमेरिका को भी चाहिए कि वो अपना जहन, अगर वो ईरान के साथ चाहता है तो उसकी पुरअमन एटमी प्रोग्राम को जारी रखने की उसको इजाज़त देनी होगी। लेकिन अगर अमेरिका इसी तरह कभी एक शर्त सामने लाता है, कभी दूसरी, क्या अगर वो उसके एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल ख़त्म करना चाहता है, तो मेरे ख्याल में इस पे ईरान राज़ी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। अगला सवाल सोहेल बड़ा भेजा गया। सोहेल साहब, आपसे पूछा जा रहा है, क्या बानी पीटीआई का एहतजाजी तहरीक में उमर अयूब और सलमान अकरम राजा को आगे लाना, अली अमीन गंडापुर, गौहर अली को पीछे रखना पार्टी को मुत्तहिद करेगा या अंदरूनी इख्तलाफात को मजीद हवा देगा? मेरा ख्याल है कि इमरान खान को चूंकि एहतजाजी तहरीक चलाने का
जो है वो फैसला कर चुके हैं, तो उसके लिए उन्हें ऐसा ही बंदा चाहिए कि जो गरमाए लोगों के दिलों को, लाउड बात करे, जज्बाती बात करे। तो उसके लिए ये दोनों ठीक है, सलमान अकरम राजा साहब भी और जो है उमर अयूब। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये तहरीक मुझे कहीं जाती नजर नहीं आती, अगरचे किसी नाकाम जो तहरीक होती है उसके भी असरात होते हैं, लेकिन इससे कोई फैसला कुन फवायद नहीं मिलेंगे, कोई रिहाई नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली डायलॉग में ही रिहाई मिलनी है। ये हो सकता है कि इससे थोड़ा बहुत उनको, जो इस वक्त वो टोटली प्रेशर खो चुके हैं, थोड़ा बहुत उनको प्रेशर पे मिल जाए कि ये सोसाइटी को चलने नहीं दे रहे, पार्लियामेंट्री सिस्टम को, इस पॉलिटिकल निज़ाम को चलने नहीं दे रहे, तो अल्टीमेटली इनसे मुज़ाकरात किए जाए। सर, आपको मकसद क्या नजर आ रहा है इस एहतजाज के पीछे, कि वाकई में रिलीफ लेना या कुछ और? अपनी ताकत को बढ़ाना मुज़ाकरात की टेबल पर। और आप समझते हैं वो होगा, या वही जो आप कह रहे हैं कि आपको इतना नहीं लग रहा इसका रिजल्ट कुछ? नहीं, जब तक मुक्तदरा और मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप मजबूत है, वो क्यों इनसे मुज़ाकरात करें? जब उनको थ्रेट होगा तब मुज़ाकरात करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे, फ़खर दुरानी और उमर चीमा साहब से सवाल करेंगे। वेलकम बैक। उमर चीमा साहब, आपसे सवाल हो रहा है फेक न्यूज़ से मुतल्लिक। पाक भारत कशीदगी में भी बाज़ माहिरीन के मुताबिक AI प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज़ को सच मानकर फैलाया गया, और ये कहा जा रहा है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स गलत रियल टाइम मालूमात को दुरुस्त मान लेते हैं। तो आवाम को ऐसे में क्या करना चाहिए, और बतौर सहाफ़ी आपकी क्या तजवीज़ है? देखिए, एक तो ये है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसी को इस्तेमाल करके किसी नतीजे पे पहुंचती है। जो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो उसके पास उसमें फैक्ट्स भी हैं, फिक्शन भी है, सब कुछ है, उसमें डिसइंफॉर्मेशन भी चल रही है। तो जो उसके पास एक एग्जिस्टिंग डाटा है उसको इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा उसने वही जवाब देना है जो उसके पास अवेलेबल है। मैं देख रहा होता हूँ बाज़ का लोग ट्विटर पे वो ग्रोक को सवाल कर रहे होते हैं, तो वो भी जो एक एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसी से लेगा। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, ये कितनी एक गलतुल आम बात चलती है कि 1971 में हमारे कोई 93,000 फौजी जो हैं वो प्रिजनर ऑफ वार थे। हालांकि 93,000 नहीं थे, 34,000 थे। लेकिन ये बात, उसमें बाकी जो है सिविलियन भी थे, यानी कि मुख्तलिफ महकमों के गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी थे। लेकिन ये इतनी गलतुल आम है कि अगर आप वो AI में भी डालेंगे, कई लोग उधर ही चेक कर रहे होते हैं, तो वो वही जवाब देगा ना जो मौजूद है। और ये एक इंटरनेशनल कंसर्न आ रहा है। मैं अगले दिन पढ़ रहा था, कोई जो AI का एक बड़ा गुरु समझा जाता है, जो इसका पायनियर समझा जाता है, वो अपना कोई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, और उसमें वो कहते हैं कि ये जो एक कैटेगोरिक स्टाइल में जवाब देते हैं ना, यस और नो, हमें इसको कल्चर को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हमें जो अवेलेबल मटेरियल है हम उसकी बुनियाद पे अहज़ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं जी कि अंदाज़ा है कि ये ठीक हो, हमें कतईयत से बात नहीं करनी चाहिए। तो ये एक कंसर्न जो है ये बड़ा वाइड स्प्रेड है, इंटरनेशनल है, और इसको फिक्स करने की भी कोशिश हो रही है। बाकी जो लोग हैं, लोग बाकी अगर कोई सच की तलाश में है तो उन्हें जो फैक्ट चेक ऑर्गेनाइजेशन है उन पर भी ट्रस्ट करना चाहिए, और अगर वो अपनी मर्जी की बातें सुनना चाहते हैं तो फिर AI भी उनको काफ़ी बता देगी। ऑल्सो जनरली जो रिसर्च के मेथड्स हैं वो भी तो अवेलेबल हैं, तो सिर्फ AI पे इन्हिसार नहीं, अपनी कुछ क्रिएटिविटी और क्रिएटिव सवालों का इस्तेमाल करके गूगल के ऊपर भी इंफॉर्मेशन है, किताबों से भी इंफॉर्मेशन ढूंढी जा सकती है। आई थिंक लोग ओवरऑल, जो एक बड़ी मायूसी वाली बात मैं तो कहूँगा कि लोग ओवरऑल जो उन्होंने अपने सच तराशे हुए ना, उसी की वैलिडेशन के लिए वो निकल पड़ते हैं ना। अगर तो वाकई वो सच की तलाशी हो, तो मीडिया में जो कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पर काम कर रही होती हैं, तो उन्हें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। अगला सवाल आपके लिए, आपसे पूछा जा रहा है, गजा की जानिब इंसानी इमदाद लेकर जाने वाले जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ गामजन हैं, और इस जहाज़ पर मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग समेत 12 अफराद सवार हैं, जो इसराइल की जानिब से गजा पर गैर कानूनी नाकाबंदी के खिलाफ एहतजाज करते हुए इमदादी सामान पहुँचा रहे हैं। क्या ये अमल मौसर साबित हो सकता है?
बिल्कुल अलीना, ये एक मेरा ख्याल है कि मौसर तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये दुनिया भर से अब ये आवाज़ उठाई जा रही है, ख़ासतौर के ऊपर गज़ा में जो इमदादी जिस तरह से इसराइल की तरफ से ये ब्लॉकेज की गई थी और उसकी वजह से वहाँ पे जो भूख और अफलास की वजह से लोग वहाँ पे जो जिस तरह से सफ़र कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि अब ये दुनिया को रियलाइज़ हो गया है और ख़ास तौर के ऊपर ये इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर और बड़े बड़े नाम जिस तरह से अब वो गज़ा की आवाम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये इसका कोई ना कोई असर पड़ेगा और ज़रूर जो ख़ास तौर के ऊपर लोगों तक जो इमदाद के हवाले से वहाँ पर जो पहुँचना है वो शुरू होगी। ठीक है, आज के प्रोग्राम में हमारे पास इतना ही वक्त था, तो हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।